विकास की पाठशाला की फाइनल टच सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग ये 12 टॉपिक में से संविधान संशोधन 9वां टॉपिक से संबंधित सवाल और उसके पीछे की अवधारणा को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें पहला सवाल है, संविधान संशोधन अधिनियम 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए संशोधन किया गया? अब ये कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं, ये फैक्ट बेस्ड सवाल है, तो इसको थोड़ा याद कराना पड़ेगा आपको। आसान है, एक बार ठीक से देख लेंगे तो 8वीं अनुसूची में भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज आधिकारिक भाषाओं की सूची दी गई है। ठीक है ना, याद रखेंगे। भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है जिसके 8वीं अनुसूची में आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है। तो ये पूछ रहा है कि 71वां संविधान संशोधन में इनमें से किन भाषाओं को उसमें 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अब मतलब यह है कि 8वीं अनुसूची में अगर अभी 22 भाषाएं हैं टोटल, ठीक है, मूल संविधान में 14 भाषा थी, उसके बाद अभी बढ़कर ये 22 हो गया है। ठीक है, तो 71वां संविधान संशोधन में इसमें से कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, तो इसका ट्रिक याद रखने के लिए है कड़, मणि, नेपाल में मिलते हैं। मणि भी एक प्रकार का कण ही है। ये 71वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये 1 2 3। लेकिन इतना आसान नहीं है 22 भाषा को याद रखना। कभी कभी बहुत अच्छे स्टूडेंट से भी इसमें गलतियां हो जाती है। याद रखेंगे, इसमें इंग्लिश शामिल नहीं है, अंग्रेजी शामिल नहीं है ना। तो ये तीनों भाषा को तो 71वां में शामिल किया गया आधिकारिक भाषा में 71 संशोधन के द्वारा। लेकिन इसमें पहले संविधान संशोधन किया गया 21वां, इसके द्वारा हिंदी भाषा को जोड़ा गया था। उसके बाद किया गया 71वां, इसका आंसर आपके सामने है। ये गढ़ी, मणि और नेपाल में मिलते हैं। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाल, ये तीन भाषा को शामिल किया गया। तो पहले था 14, ये हो गया 15, 3 जोड़ा तो 18 हो गया। उसके बाद देखिए 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषा जोड़ी गई। कौन कौन सा? बी, डी, एम एंड एस। अब बी डी एम एस याद रखने में थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। इसको देखिए, ये है बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। अब बोडो मैं बोल दूंगा बोडो, तो इसमें बोडो जब मैं बोलूंगा तो ये बोडो भाषा में ही बो और डो भी आ गया। और इसमें मैथिली है, थिली और संथाली। थिली थाली से आप याद रख सकते हैं। बोडो, थिली, थाली, 1 2 3 एंड 4। 21 और 71 को जोड़ेंगे तो 92 आ जाता है। ये ट्रिक के लिए है ना। ये 21 और 71 को जोड़ेंगे तो 92 संशोधन 21वां में एक भाषा जोड़ा गया था, 71वां में 3 भाषा जोड़ी गई थी। कड़ी, मड़ी और कड़ी, कड़, मड़ी नेपाल में मिलते हैं, या कड़ी, मड़ी नेपाली से आप याद रख सकते हैं 71वां। उसके बाद 92 में 4 भाषा जोड़ेंगे, बीडीएमएस, या फिर याद रख सकते हैं बोडो, थिली और थाली। ठीक है, तो इस तरीके से कुल 14 15 15 3 18 18 4 22। आज की डेट में इसमें 22 भाषा है। सोचो यहाँ पे नेपाली, बोडो, डोंगरी सब भाषा है, लेकिन आज तक छत्तीसगढ़ी भाषा को बोलने वाले लगभग 2 से 2.5 करोड़ लोग हैं। उसके बाद भी छत्तीसगढ़ी भाषा को आज तक इसमें शामिल नहीं कराया जा सका है। अभी छत्तीसगढ़ का एग्जाम सीजीपीएससी का 22 फरवरी को है, प्रीलिम्स का। उसके लिए मैं ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इतना फैक्ट आप याद रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा 1 1 2 एंड 3। अच्छा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये अधिनियम महिलाओं को लोकसभा, विधानसभा और जिस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है वहां पे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। तो ये भी कुछ फैक्ट है, लेकिन इसमें कुछ कॉमन सेंस है जिसको आप देखना, इस क्वेश्चन देख के समझ जाएंगे। ये उपबंध 18वीं लोकसभा से प्रभावी होंगे। अभी जो लेटेस्ट लोकसभा चल रहा है 2024 से लेकर जो 29 तक रहेगा, यही 18वीं लोकसभा है। तो ये उपबंध 18वीं लोकसभा से प्रभावी होंगे, ये कथन एग्जैक्टली सही नहीं है। इसमें लिखा हुआ है कि 18वीं लोकसभा के बाद जो जनगणना होगी उसके बाद परिसीमन होगा। परिसीमन आप जानते हैं, डिलिमिटेशन, जनसंख्या में हुए परिवर्तन के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र की सीट और उसकी सीमाओं का निर्धारण एक समिति के द्वारा किया जाता है, जिसको परिसीमन आयोग कहते हैं ना। ये प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है ताकि सभी लोगों को समान प्रतिनिधित्व मिल सके। अब आप ये बताएंगे आज तक कितने बार डिलिमिटेशन, देखिए जनगणना तो दसियों बार हो चुकी है ना। 2011 में नहीं हुआ तो 2021 में भी नहीं हो 2011 में हुआ लास्ट जनगणना, उसका 2021 में नहीं हो पाई, अभी शायद 2026 में जनगणना होने वाली है। उसके बाद डिलिमिटेशन
कमेटी गठित होगी, उसके बाद क्षेत्रों का निर्धारण होगा, उसके बाद से ये उपबंध, ये प्रोविजन, ये संशोधन अधिनियम लागू होगा। ठीक है, तो ये पहला कथन गलत है। 18वीं लोकसभा के बाद जो जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा, फिर क्षेत्रों का निर्धारण होगा, सीटों का निर्धारण होगा, उसके बाद ये लागू होगा। अधिनियम बनने के बाद या 15 वर्षों के लिए प्रवर्तन में रहेगा। एक्ट विल रिमेन इन फोर्स फॉर 15 ईयर्स, ये बात सही है, और संसद चाहे तो इसको फिर से 15 साल बाद बढ़ा सकेगी। ये एक फैक्ट है, लेकिन इसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे के भीतर ही अनुसूचित जाति के महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण का उपबंध है। ये कॉमन सेंस है, ऐसा होता ही है। महिलाओं के लिए हॉरिजॉन्टल आरक्षण होता है, मतलब उसी कैटेगरी में, उसी वर्ग में ही महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। तो ये बात भी सही है। नॉर्मल जो लोक सेवा के लिए आप जिसमें एडमिट हो, मतलब जिसमें रिक्रूट होते हैं, उसमें भी यही प्रोविजन है। और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में एसटी और एससी के लिए भी, यहाँ पे सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए है, लेकिन एसटी में भी यही केस लागू होगा। याद रखेंगे, लोकसभा विधानसभा में ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं है ना। निर्वाचन के लिए, चुनाव के लिए, नौकरी में आरक्षण है। तो ये बात सही है, तो इसमें से 2 और 3 सही हो जाएगा, सी इसका आंसर है। डिलिमिटेशन कमेटी के बारे में आप पढ़ लेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट है, अभी इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है ना, बहुत छोटा टॉपिक है और पढ़ना ही है उसको। ये क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को व्यापक रूप से इस रूप में माना गया है, किस संशोधन को, कि उसे उसे किसके स्थान पे आया है, संविधान संशोधन को मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया। इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ा दिमाग लग जाता है। ये बोल रहा है कि संसद की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए, मतलब न्यायिक व्याख्या को अधिभूत, ओवर राइट जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। न्यायिक व्याख्या, किसकी न्यायिक व्याख्या, मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए। ये बोल रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा ये कहा गया कि अगर मूल अधिकारों का न्यायिक व्याख्या की करता है न्यायपालिका, तो उसको भी ओवरराइड कर सकती है संसद या विधायिका, जो कानून बनाने, जो विधि बनाने की निर्धारित संस्था है वो। तो आप जानते हैं कि ऐसा प्रयास 42वें संविधान संशोधन द्वारा भी किया गया। इसमें न्यायालय की शक्ति को बहुत ज़्यादा सीमित करने का प्रयास किया गया था। इसको लघु संविधान की भी संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इसमें व्यापक बदलाव किया गया था संविधान में, बहुत सारे अनुच्छेद जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ये, इसके प्रोविजन को आप पढ़ लीजिएगा। 44वां संविधान संशोधन में, 42वां संविधान संशोधन में किए गए परिवर्तन को उलटने के लिए लाया गया था ये। ठीक है, और 86वां संविधान संशोधन में, ये 2002 में हुआ था। इसके तहत प्राइमरी एजुकेशन को फ्री एंड कंपलसरी बना दिया गया था, और जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग मानते हुए इसको जीवन के अधिकार में शामिल किया गया था। एक क्लॉज जोड़ा गया था, एक और अनुच्छेद जोड़ा गया था, क्लॉज नहीं है ये, एक और अनुच्छेद है ये, 21 क 2002 में लाया गया था ये। तो पहला संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया था कि संसद मूल अधिकारों की अगर व्याख्या न्यायपालिका द्वारा किया जाता है, उसको भी ओवरराइड कर सके। पहला संविधान संशोधन में जोड़ा गया था कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। तो युक्तियुक्त उपकरण क्या क्या होगा, लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध और अपराधों के लिए उकसाना। इसलिए इसका आंसर ए लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न कथन पर विचार कीजिए, किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। अपेक्षा होती है कहने का मतलब है किसी संविधान संशोधन को, विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है। तो ये बात गलत है ना। संविधान संशोधन विधेयक में के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है कि वे अपनी अनुमति दे। क्या ये राष्ट्रपति के लिए ऑब्लिगेटरी है, कंपलसरी है कि वो अनुमति दे ही? यस, ये बात सही है कि राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक जब उनके सामने प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति शैल गिव हिज कंसेंट, एसेंट। ठीक है, उनको अपना समर्थन देना ही है इसको, इसलिए ये अनुमति देने के लिए बाध्य है। ये बात सही है, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है। संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। ये बात भी सही है। देखिए, संविधान संशोधन, संविधान में संशोधन करना उतना आसान नहीं होना चाहिए, और कोई भी सदन का इसमें महत्व कम नहीं होना चाहिए। संयुक्त बैठक में क्या होता है, संयुक्त बैठक का अनुच्छेद आप जानते होंगे, अनुच्छेद 108 में दिया गया है ये। संयुक्त बैठक, जब किसी विधेयक को लेकर दोनों सदनों में असहमति हो जाए, तब इसका आयोजन किया जाता है।
ठीक है। और जब इसका आयोजन किया जाता है तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है बोल सकते हैं आप, इसकी बैठक की अध्यक्षता। और संयुक्त बैठक में पूरे लोकसभा की नियम लागू होते हैं। और जब संयुक्त बैठक होता है तो आप सोचिए, लोकसभा में 543 सीट है, लोक राज्यसभा में 250 सीट है, और इसमें बिल हमेशा साधारण बहुमत से, मतलब उपस्थित और मत देने वाले लोगों के बहुमत से पारित होना है। तो इसमें लोकसभा का राज्यसभा का महत्व तो कम हो जाएगा ना। इसलिए संविधान संशोधन अगर करना है तो इसका प्रावधान नहीं किया गया है। तो ये संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा राज्यसभा द्वारा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। ये कथन बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें 2 और 3 सही है, आपको सही बताना है, तो इसमें केवल बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बनाने के लिए 3 प्रक्रिया है, 3 रास्ते हैं, 3 प्रकार हैं। ठीक है। एक में साधारण बहुमत से किया जाता है, जैसे अनुच्छेद 2, 3, 4 या सीएजी वाला जो प्रावधान है वो। और ठीक है, दूसरा है विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन। तो इसमें आ जाते हैं फंडामेंटल राइट्स, आ जाते हैं डीपीएसपी के प्रोविजंस, आ जाते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर को छोड़कर बाकी संशोधन इसी से किया जाता है। ठीक है, आदि। तीसरा विशेष बहुमत प्लस आधा, आधे राज्यों का अनुसमर्थन, आधे या आधे राज्यों से अधिक का अनुसमर्थन रहे उस बिल को। इसमें संघात्मक फेडरल स्ट्रक्चर से संबंधित विषय होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में दिया गया है, निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 55 में दिया गया है, या फिर खुद संविधान संशोधन करने के लिए भी 368 में जो विधि, जो प्रक्रिया बताई गई है उसमें भी संशोधन करना है, तब भी हमको विशेष बहुमत और आधे राज्यों का समर्थन की आवश्यकता होगी। या फिर चौथी अनुसूची है, फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल में क्या होता है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन, याद रखेंगे, फोर्थ अनुसूची इंपॉर्टेंट है। या फिर आठवीं अनुसूची, आठवीं नहीं, सातवीं अनुसूची, जिसमें शक्तियों का बंटवारा है, विषयों का विभाजन। इसी के तहत संघ सरकार और राज्य सरकार किस विषय पर विधि बनाएंगे इसका उल्लेख है। इसमें अगर कुछ संशोधन करना है तब विशेष बहुमत, दोनों सदनों का विशेष बहुमत अलग अलग, और आधे राज्यों का अनुसमर्थन जरूरी होता है। तो 3 तरीके से संविधान संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, वही मूल बात है, उसको आपको याद रखना है। और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। राष्ट्रपति के पास जब संविधान संशोधन विधेयक जाता है तो वो उसमें अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है। ठीक है, और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान भी नहीं है। अच्छा, विशेष बहुमत मतलब क्या होता है? जैसे कि बिल लोकसभा में गया तो लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का आधा या आधे से अधिक, तथा उपस्थित और मत देने वाले लोगों की संख्या का, सदस्यों की संख्या का 2/3 या उससे अधिक का के द्वारा जब बिल पास होता है, अधिनियम बनता है, उसको बोलते हैं विशेष बहुमत। ठीक है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट था, और 20 मिनट में लगभग हमने संविधान संशोधन से संबंधित कुछ सवाल और उसके पीछे की जो अवधारणा उसको समझने की कोशिश किया। उम्मीद है इस क्लास से आपको कुछ मदद मिली होगी। और संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत छोटा भी है। इसका भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि शॉर्ट टाइम में आप ज़्यादा आउटकम इससे ले सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लोग फिर से किसी टॉपिक में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। शुक्रिया।